गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम स्टार्ट कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल एट द एक्सिस पे कोई सर्कुलर कॉइल दे रखी है, उसकी एक्सिस पे, ठीक है, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो ये सर्कुलर कॉइल बताई थी मैंने, इसकी एक्सिस पे यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा ये निकालने के लिए हमने फार्मूला डिराइव किया। तो एक बार थोड़ा सा उस फार्मूले को रिवाइज करा दूँ, तो उसके आगे उसी पे पॉइंट्स देखेंगे और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ये ज़रा चेहरा साइड में ले लें। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो सर्कुलर कॉइल का, ठीक है। कॉइल कैसी है? सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस। अब मान लो कि सर्कुलर कॉइल ऐसी है और उसमें करंट जो है वो इधर साइड है और यहां से कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट सिचुएटेड है P। सर्कुलर कॉइल की जो रेडियस है मान ले कि R है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मान ले कि वो X है। तो ये वाला डिस्टेंस हमको ये पता है कि डिस्टेंस √r² + x² हो जाएगा। इस पॉइंट पे यदि तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे, तो इसके लिए फॉर्मूला जो जनरेट हुआ है वो है μ0/4π 2NIA अपॉन r² + x² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला बना है। अब इसमें A क्या है? तो A इज़ द एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल। अब यहाँ पे वो सर्कुलर कॉइल है इसलिए उसका एरिया क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना कि स्क्रू रूल लगाना, ठीक है। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी एक बार क्लियर कर दूं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो पहली चीज़ अपन ने मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस का फॉर्मूला बना लिया। अब उसके बाद डायरेक्शन, तो देखो राइट हैंड स्क्रू रूल से इसका डायरेक्शन निकलेगा। कैसे निकलेगा? राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। अब राइट हैंड स्क्रू रूल से कैसे निकलता है? तो सबसे पहले मैं सेंटर पे बताता हूँ सेंटर पे कैसे निकलता है। तो इसी कॉइल को यदि मैं सामने से देखूंगा तो मुझे ऐसी दिखेगी, ठीक। कहाँ से देखने पर? यहाँ से देखने। तो यदि मैंने इसको सामने से देखा तो मुझे ये ऐसी दिखेगी, और अगर ऐसी दिखेगी तो इसके अंदर मैं यहाँ पे एक स्क्रू लगाऊंगा और स्क्रू को जो है वो इधर घुमाऊंगा। तो जब इधर घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज तो इस वाले केस में खुलेगा, ओपन होगा, खुल जाएगा। खुलेगा तो कहाँ आएगा? बाहर की तरफ आएगा, और बाहर की तरफ आएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डॉट होगा। ये अपने को पता है। अब यहीं से देखने पर इधर साइड देखो स्क्रू लगाओ, तो स्क्रू जो तुम लगाओगे वो यहाँ पे लगाओगे इस तरीके से स्क्रू, और इस स्क्रू को घुमाओगे इधर से। देख इधर से रहे हो ना, तो इधर से घुमाओगे ऐसे। तो जब इसको यूं घुमाओगे तो ये स्क्रू इस पर्सन के लिए खुल जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ घूम रहा है उसका, ठीक है। पहले पर्सन सोचो यहाँ पे खड़ा हुआ, इस पर्सन के लेफ्ट हैंड की तरफ घूम रहा है, और लेफ्ट हैंड की तरफ यदि घूमेगा तो ये स्क्रू यूँ करके यूँ खुलेगा। खुलेगा तो क्या होगा? बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो इस पूरे का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ होगा। तो पिछली डेरिवेशन में अपन ने इसको ऐसा बनाया भी था, ठीक है। और यही यदि डायरेक्शन इधर कर दूँ, ये डायरेक्शन यदि इधर कर दूँ, ऐसा कर दूँ एरो, तो उस केस में जो है वो ये कसने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? आउटसाइड हो गया। अब कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको, तुम सॉल्व करके बताओ कि किधर साइड मैग्नेटिक फील्ड आएगा। डायरेक्शन पता करना था तो स्क्रू रूल से होगा। उसके लिए देखें कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लो कि person is
ऑब्जर्विंग above the coil, ऑब्जर्विंग above the coil, यानी कॉइल के ऊपर है, यानी कि कॉइल जमीन में पड़ी हुई है ऐसे, और पर्सन जो है वो यहाँ से देख रहा है, और जब यहाँ से देख रहा है तो उसको ये ऐसा दिखाई देता है। तो ये बताना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, जो पॉइंट इसकी एक्सिस पे यहाँ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा। अब यहाँ से देखने पर, नीचे से देखने पर वो एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे लिखा हुआ आता है इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे तुम स्क्रू लगाओगे, ये स्क्रू लगाया था, और स्क्रू जब ये लगाया तो स्क्रू घूमेगा यूँ घूमेगा, तो ये वाले केस में ये खुलने लगेगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा, तो हम ये बोलेंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डॉट। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये वाला जिधर साइड था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है। अब वहाँ पे परीक्षा में कभी कन्फ्यूजन हो जाए डेरिवेशन करते वक्त इसका, तो उसके लिए क्या तरीका बताया मैंने, जैसे तुमने ये कॉइल बनाई, किसी ने गलती से ऐसे बना दिया, वहाँ पे याद तो रहेगा नहीं कि एरो इधर था कि इधर था डेराइव करते हो, मान लो मैंने एरो इधर बना दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा। तो यदि मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, तो इस पॉइंट पे तुम यहाँ स्क्रू लगाओगे, स्क्रू लगाने के बाद उसको इधर घुमाओगे, इधर उस पर्सन का राइट हैंड होगा, राइट हैंड की तरफ घुमाओगे, राइट हैंड की तरफ घुमाओगे, कसेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। इसका मतलब इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा आना चाहिए, ऐसा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आया, बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसी का कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनाया था ना अपन ने, तो ये किसी का कंपोनेंट, तो ये सारे कंपोनेंट इस साइड वाले जुड़ रहे होंगे और इस साइड वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे होंगे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इससे 90 डिग्री पे आ रहा होगा, ठीक है। एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस साइड आ रहा होगा, इस साइड कहीं पे आ रहा होगा, ऐसा। तभी तो इस साइड नहीं, इस साइड एक कंपोनेंट, इस साइड एक कंपोनेंट। तो याद करो पिछली बार मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाया था, तो इस साइड बनाया था, जिसका एक इधर और एक इधर आया था। देखो इस वाले में कैसे बनाया था, इस वाले में ये मैग्नेटिक फील्ड आया था, जिसका एक कंपोनेंट इधर आया था और एक कंपोनेंट इधर आया था। ये बनता किससे 90 पे है, ये बेसिकली ये जो लाइन ज्वाइन करते हैं ना, इससे ये 90 पे बनता है, ऐसे। तो यहाँ जो लाइन ज्वाइन करी, इससे यूँ में 90 में बन रहा था ना ये, अब की बार जो है वो इधर साइड 90 पे ना बनते हुए, इसका कंपोनेंट अगर तुम्हें एक इस साइड चाहिए और एक इस साइड चाहिए, तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर इधर लेनी पड़ेगी, इधर, तभी तो उसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये आएगा। देखो ये वाला इधर साइड लेनी पड़ेगी, और इसके अंदर जैसे ये इस साइड लिए ना, ये इस साइड आ जाएगी, और इसका भी ये एक इस साइड आ जाएगी। तो एक इधर कंपोनेंट आ गया, एक इधर कंपोनेंट आ गया। अब देखो इतने कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन पूछा जाता, कंपोनेंट्स का नहीं पूछा जाता। तो सिंपल है, अगर उसने बनाई ऐसी कॉइल, ठीक है, यूँ, तो ये वाला केस बना, ये वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड होता है इस साइड, क्योंकि स्क्रू यहाँ से लगाओगे तो स्क्रू जो होगा वो कसेगा। और दूसरा केस बनेगा जिसके अंदर स्क्रू खुलेगा, तो ये वाला केस है, इसके अंदर स्क्रू बाहर की तरफ जाएगा, और यदि ये बाहर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसका आउटसाइड होगा। बस ये दो केस ही होते हैं, केस 1 और केस 2। इसके अंदर ऑब्जर्वर के देखने पर करंट जो है वो क्लॉकवाइज होता है, इसमें ऑब्जर्वर के देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। किसी को अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो, इतने हिस्से को याद कर ले तो भी उसका काम चल सकता, ठीक है। सिर्फ 2 ही केसेस हैं, इसलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा ही नहीं, याद ही कर सकते हो। एक केस ये बना लिया, एक केस ये बना लिया, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज इधर से, ठीक। चलो अब इसको नोट कर लें आगे, जो जिसको समझ में आ गया है नोट कर लें, फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। ये तो पिछली बार का बताया, डायरेक्शन अभी नया बताया मैंने। चलिए आगे बढ़ाऊँ। अब देखें यहाँ पे एक अपन ने BX कर्व बनाया था। BX कर्व कैसे बनाया था, तो मैंने पिछली क्लास में ऐसा बताया था कि यदि मान लो कि हमारी जो कॉइल है
वो अगर यहाँ रखी है ऐसे और हमने यहाँ से एक लाइन यूँ खींची, कहाँ से, यहाँ से, बिल्कुल इसके सेंटर से जाती है, तो इस जगह पर एक पॉइंट आएगा जो कि यहाँ से रेडियस बाय 2 डिस्टेंस पे होगा, और इस जगह पर भी एक पॉइंट आएगा जो कि यहाँ से रेडियस बाय 2 डिस्टेंस पे होगा, जिस जगह पे कर्व अपना शेप चेंज करेगा। तो पहले कर्व कैसा था, कॉन्वेक्स था, अब कैसा हो गया, कॉनकेव हो गया। ये जो भी पॉइंट आता है ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब किसी ने पूछा कि बताओ कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने होते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने होते हैं, तो उसका आंसर है इसके अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 3 होते हैं, ठीक है। जबकि सामान्य कॉइल में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने होते हैं, तो सामान्य कॉइल में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 2 होते हैं। देखो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है, दूसरा ये सामान्य कॉइल है। तो जो सिंगल कॉइल होती है, सिंगल कॉइल, उसके अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 2 होते हैं। तो एक ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, दूसरा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक। अब ये हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल क्या होती है, उसमें 4 की जगह या 2 की जगह 3 क्यों हो जाते हैं। तो देखें यहाँ तक का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये और ये कॉन्वेक्स मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद ये कॉनकेव शेप ले लेता है। अब क्या करते हैं कि अपन एक कॉइल की जगह 2 कॉइल्स यूज़ करते हैं। मान लो 2 कॉइल्स यूज़ करें अपन, ठीक है। तो 2 कॉइल्स यूज़ करेंगे तो उस केस में वो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल बन सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अब यहाँ पे देखें, ये अगर किसी ने पूछा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे यदि तुम टेंजेंट डालते हो तो ये बेसिकली कॉनकेव, कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो रही होती है। कॉन्वेक्स से कॉनकेव कोई भी चीज़ हो रही होगी ना तो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट हो जाएगी, और यदि स्ट्रेट हो जाएगी तो उस केस में यहाँ पर इसका डबल डिफ्रेंसिएशन 0 आएगा, क्योंकि लीनियर वेरिएशन होने लगेगा। लीनियर वेरिएशन में क्या होता है, dB अपॉन dx कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कठिन है इसका, फिर भी मैं तुमको बता दूं, कुछ बच्चे अगर करना चाहें IIT के तो कर सकते हैं, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना। देखो B का फॉर्मूला क्या आया था, μ0 अपॉन 4 पाई 2 नहीं 2NIA अपॉन क्या R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आया था। ये सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड था एक्सिस पे। अब क्या करना कि एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डिफरेंशियल करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये नीचे वाले का स्क्वायर एक्स यहाँ पे है, बस इसी का डिफरेंशियल होगा, बचा तो होगा नहीं। इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो इट विल बिकम ए कांस्टेंट। तुम करके देख लो, या कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीनियर वेरिएशन हो रहा है इस जगह पे। अब अपन इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, dB स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, और डबल डिफरेंशिएशन को जब तुम 0 पुट करोगे तो तुमको एक कंडीशन मिल जाएगी जो कि देगी x इक्वल टू प्लस माइनस r/2, ठीक है। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस r/2। मैथ्स के बच्चे करके देख सकते हैं, बायो वाले को करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ लोगे और पेपर देखोगे तो इतना सरल आता है, फिर कन्फ्यूजन होता है उसके अंदर। तो ये सिर्फ इतना सा जो है याद रख के भी काम चलाया जा सकता है कि ये पॉइंट r/2 है और ये पॉइंट माइनस r/2 है। अब ये अगर देखा जाए तो इस जगह से लेके इस जगह तक की दूरी पूछते हैं कभी कभी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो उसका आंसर आएगा r। भाई ये वही कर पाएगा ना जिसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता होगा, बुक्स में तो दिया नहीं है बहुत सारी बुक्स में। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच का डिस्टेंस पूछा जाएगा तो ये r आएगा। ये ग्राफ याद कर लेना अच्छे से। तो सेपरेशन बिटवीन द इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। और इसका एप्लीकेशन क्या है, अभी मैंने तुमको बताया हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स कहलाती हैं। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल क्या होती हैं, तो 2 कॉइल्स लेते हैं, 2 कॉइल्स लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे के पास रख देते हैं। कैसे पास रख देते हैं, तो देखो यहाँ पे बनाता हूं मैं। एक कॉइल लेते हैं ऐसी, जिसमें जिस भी डायरेक्शन में करंट बह रहा हो उसी डायरेक्शन में दूसरी कॉइल में भी करंट बहना चाहिए। यदि इसमें एंटी क्लॉकवाइज है यहां से देखने पे,
तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से देखने पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि इधर से देखने पे और इधर से देखने में क्लॉक का एंटी क्लॉक हो जाता है, इसलिए ऑब्जर्वर की पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ से देख रहा है। जनरली राइट हैंड से देख रहा हो। तो हमने क्या बोला कि दोनों में ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब इस जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं मैं इसके कारण, तो इस जगह का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा और इस जगह का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, स्क्रू रूल से निकालोगे तो दोनों एक ही स्क्रू रूल से निकाल पाओगे ना। दोनों ही केसेस में स्क्रू जो है वो किधर साइड घूम रहा है, इस साइड घूम रहा है, इस साइड घूम रहा है, इसका मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा दोनों का। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाता है। अब ऐड हो जाते हैं तो ऐसी कॉइल यदि r/2, r/2 डिस्टेंस पे हो, इसका मतलब उसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के डिस्टेंस पे हो और खुद की रेडियस भी इनकी r हो रही हो, तो ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहलाता है। साइंटिस्ट का नाम है। तो क्या कंडीशन है हेल्महोल्ट्ज कॉइल की? 2 कॉइल्स ऑफ रेडियस r, दोनों की रेडियस r होनी चाहिए, सेम रेडियस r। दूसरी कंडीशन, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, सेम डायरेक्शन करंट का होना चाहिए। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू क्या? अरे डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉइल। यदि ये सब कंडीशन होगी तो ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहलाएगी। ठीक है, क्या काम आती है, क्यों बनाई गई, ये भी बताता हूं। तो उसका जो उपयोग है वो क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के काम में आती है। इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के काम में आती है। अब कैसे बनता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? तो इसने अपना एक कर्व बनाया। तो अभी अपन ने देखा था इसका कर्व कैसा बना था। इसका कर्व ऐसा बना था कुछ, यहां से पहले यूं गया, फिर यूं गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो r/2 डिस्टेंस आता है, इसके बाद तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ऐसा बना दूं, ये यूं गया है, ये और यूं। अब इसका जब कर्व बनेगा तो यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये यूं जाता है, ये यूं जाता है, और इतनी दूरी पे आने के बाद ये यूं हो जाता है ना। ऐसे ही हुआ था ना कुछ। इसके बाद जाने के बाद ये कॉन्वेक्स जो रहता है ना, ये कॉन्वेक्स, ये हो जाता है कॉनकेव। ये नीचे बन नहीं रहा, ये कॉनकेव। और इसके बाद ये वाला जो जाता है तो ये कॉन्वेक्स होता है यहाँ तक, और उसके बाद ये भी कॉनकेव हो जाता है। तो ये जो दो कॉन्वेक्स कर्व जहाँ पे मिलते हैं, तो उस केस में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे नियरली यूनिफॉर्म या लीनियर मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ये वाला कॉन्वेक्स, ये वाला कॉन्वेक्स, यहाँ पे क्या हुआ? नियरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ये इसका डायग्राम बनता है। ये डायग्राम अभी नीचे और दिखा दूंगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? r/2, फिर ये r/2, और फिर यहाँ से यहाँ तक r/2, और फिर ये भी r/2। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने होते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने होते हैं? तो हम ये बोलते हैं कि एक कॉइल में 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। एक कॉइल में 2, एक इधर एक इधर। दूसरी कॉइल में भी 2 होते हैं, एक इधर एक इधर, r/2 दूरी पर। लेकिन इन दोनों को जब अपन ने कंबाइंड ही कर दिया तो ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है एक ही रह गया। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा, और तीसरा यहाँ मिलेगा। इसका मतलब कुल मिला के देयर आर 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। ठीक है, क्योंकि 2 ओवरलैप हो गए। तो 2 ओवरलैप हो गए तो 2 तो बचे। तो उसके अंदर हम क्या बोलेंगे? 1 ओवरलैप हो गए, या 2 ओवरलैप हो गए, 1 हो गए। इसलिए जो है वो हमने क्या कर दिया? 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल दिया। ठीक है, चलो अब तो मैं क्या करो,
पॉज का बटन दबाओ और ये नोट कर लो जितना मैंने लिखा है। सिर्फ मेरी राइटिंग वाला नोट करना, ऊपर वाला मत नोट करना, अभी इससे डिराइव करूंगा मैं उसको। ये वाला पॉइंट अभी डिराइव करके बताऊंगा, ठीक है। यहां तक नोट कर लो। चलिए पॉज का बटन दबाइए। क्लियर है सभी को? चलो अब नीचे ले रहा हूं। अब एक बार देखना हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बारे में क्या बोल रहा है। दिस इज द सेटअप ऑफ टू कोएक्सियल कॉइल्स। दिस इज द सेटअप ऑफ टू कोएक्सियल कॉइल्स ऑफ सेम रेडियस सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू देयर रेडियस। ये भी बता ही दिया मैंने, सेम रेडियस होनी चाहिए और सेंटर के बीच की डिस्टेंस उसकी रेडियस के बराबर होनी चाहिए। These coils are used to obtain uniform magnetic field of short range which is obtained between the coils। वो बीच वाली जगह पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कितना बनता है तो उसके अंदर ये बताया है इसने कि इतना बनता है। अब ये तो लिखा हुआ है, ऐसे मजा नहीं आता, हम डिराइव करेंगे इसको कि इतना मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अभी क्वेश्चन के रूप में दूंगा मैं, छोड़ देते हैं अभी। इफ करंट डायरेक्शन इज सेम इन बोथ कॉइल्स अदरवाइज अरेंजमेंट इज नॉट कॉइल्ड द हेल्महोल्ट्ज। इसका ये मतलब है कि करंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो अपन पहले ही बता सकते हैं, तो वो कॉइल हेल्महोल्ट्ज नहीं कहलाएगी अगर करंट का डायरेक्शन सेम नहीं है। और इसके अंदर कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आते हैं, तो 3 आते हैं, ए डैश और ए डबल डैश पर। ए डैश और ए डबल डैश कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए ये कॉइल का डायग्राम अच्छा सा जो मैंने हाथ से बनाया था। ये कॉइल एक है, इसमें देखो करंट का जो डायरेक्शन है यूं, वही का वही करंट का डायरेक्शन इसमें है। और इसके जस्ट मिड पॉइंट से देखो नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पे तुम्हें 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ओवरलैप होते हुए मिलेंगे। इसका जो कॉन्वेक्स कर्व है वो यूं गया, इसका कॉन्वेक्स कर्व यूं गया, तो ये वाला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्सीमेट जनरेट हुआ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस a/2 बोल रहा है, यानी कि रेडियस बाय 2 बोल रहा है। इसकी रेडियस a ली होगी, ये a ले लेते हैं, और इसकी रेडियस भी सेम ही होनी चाहिए a, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो भी a ही होना चाहिए, सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस। तो ये जो 2 पॉइंट्स आते हैं इन पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और एक इस वाले पे है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली ऐसा बनता है। क्लियर हुई ये बात कैसे बनाया है अपन ने, ठीक है। अब चले नीचे, ये तो बना लिया है ना, इसलिए आगे चल रहा है। अब क्वेश्चन एक देखेंगे अपन पहले। क्वेश्चन ये था कि इस जगह पर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है मिड वाले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, इसको यहीं पे लिख देता हूं क्वेश्चन, तुम भी साथ साथ ही लिख लो। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at the midpoint of the line joining the two Helmholtz coils। ये कभी कभी नाम देते हैं, कभी नहीं देते। 2 coils of same radius भी दे सकते हैं। joining the 2 coils of same radius are when distance between their centers is also R। कुल मिला के हेल्महोल्ट्ज कॉइल ही पूछना चाह रहा है, पर कभी कभी नाम नहीं देते उस कॉइल का, कुछ कुछ किताबों में तो लिखा ही नहीं है क्या होती कॉइल को। तो क्वेश्चन ये है कि एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है, दोनों में डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो r के बराबर है और रेडियस भी इनकी r है। तो ये बताओ कि इसके मिड पॉइंट पे जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट पे जो अपन एक अंदाज से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नेट कितना आएगा, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो लिख लिया आपने क्वेश्चन, तो मैं ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जगह चाहिए लिखने के लिए। पॉज का बटन दबा के लिख लें, फटाफट डायग्राम में बना लें। चलिए अब मैं ऊपर कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करो कि इस
कॉइल नंबर 1 के लिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल एट पॉइंट P। अब मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल के लिए जो पॉइंट P पे निकालोगे तो वो उसकी एक्सिस पे आएगा। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टूनिया अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जिसमें यहाँ से यहाँ तक किसी को x बोलते थे अपन। अब ये x बोलते थे तो यहाँ पे तो x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, x हो जाएगा रेडियस बाई 2 के बराबर। तो ये इसके अंदर पुट कर देंगे क्योंकि अपन रेडियस डिस्टेंस पे बैठे हैं और आधे पे दूरी पे निकालना है, तो रेडियस बाई 2 डिस्टेंस पे। तो ये x की जगह जो है वो यहाँ पे ये डाल दो तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ni, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर डाल रहा हूँ मैं, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना आर स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। इससे मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये जो 2 है और पाई है ये इससे कैंसिल कर सकता हूं मैं 2 बार, तो ये 2 लिख देता हूं। अब इस तरह क्या बचा है, n बचा है, i बचा है, आर स्क्वायर बचा। नीचे देखें ये एलसीएम आएगा 4, तो 4 प्लस आर स्क्वायर है ना 5 आर स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n i करंट आर स्क्वायर अपॉन 5 की पावर 3/2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 और ऊपर जाएगा 4 की पावर 3/2। इससे मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2 ni आर स्क्वायर। देखो 4 की पावर 3/2 निकालना कैसे, साइड में लिख देता हूं, बाद में मिटा दूंगा। 4 की पावर 3/2 को लिखना 4 की पावर 1/2 का क्यूब। 4 की पावर 1/2 सबको पता है 2 होती है, उसका रूट निकल गया, फिर क्यूब निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये तो 8 हो जाएगा, तो इंटू 8 अपॉन 5 की पावर 3/2 सॉल्व नहीं होता, वो ऐसा कैसे ही रहेगा। इसमें ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब बचेगा। अब ये आर स्क्वायर इस आर से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा म्यू नॉट ni इंटू 4 अपॉन 5 की पावर 3/2 इंटू आर। ठीक, और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं उसको तो b इक्वल टू 4 म्यू नॉट ni अपॉन 5√5 r। ये मैग्नेटिक फील्ड आया ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। 5√5 कैसे लिख दिया, 5 की पावर 3/2, इसको मैं 5 की पावर 1/2 का क्यूब लिख सकता हूँ। 5 की पावर 1/2 को मैं √5 लिख सकता हूँ, उसका क्यूब यानी √5 3 बार। √5 को 3 बार यदि लिखोगे तो 2 √5 मिलके क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे और ऊपर पीछे √5 बचा रह जाएगा। तो ये 5√5 लिख सकते हैं ना, इसको पावर 5 की पावर 3/2 को 5√5 लिख सकते हैं। ठीक है, रफ करके मिटा देना बाद में। ये मैग्नेटिक फील्ड आया किसके कारण, ड्यू टू कॉइल फर्स्ट। जो दूसरी कॉइल है कोई नई थोड़ी वैसी की वैसी है, सेम कैलकुलेशन है, और फिर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसके मैग्नेटिक फील्ड में जुड़ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डबल करना। तो यही अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि B2 अगर निकालोगे तो सेम आ जाएगा 4 म्यू नॉट ni अपॉन 5√5 r। इट इज ड्यू टू कॉइल 2। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, दोनों को ऐड करने से आएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो B इज इक्वल टू, जब दोनों ही एक जैसे हैं, ये भी वही है ये भी वही है, तो ऐड करने से दुगने हो जाएंगे। दुगने हो जाएंगे तो 4 का 8 हो जाएगा। इट विल बी 8 म्यू नॉट ni अपॉन 5√5 r।
ये इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट द मिड पॉइंट। और इसको यदि तुम सॉल्व करते हो, वैल्यू डालते हो इसमें म्यू नॉट एन आई सब की, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 8/5 अलग कर दो थोड़ी देर के लिए, म्यू नॉट एन आई अपॉन आर, √5 इधर ले लो, म्यू नॉट एन आई बार। तो तुमको याद हो तो म्यू नॉट अपॉन 4π, 2π एन आई अपॉन आर एक फॉर्मूला था। तो अगर मैं इसको b इज इक्वल टू लिख दूं तो म्यू नॉट एन आई अपॉन आर, सर्कल के सेंटर पे क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन 4π 2π एन आई अपॉन आर, सर्कल के सेंटर पे आया था। यदि मैं ऐसा लिखूं तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4π 2π कैंसिल, यानी यहाँ पे 2 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं और ऊपर भी 2 लगा दूं तो इतने हिस्से को मैं सर्कल के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूँ। देखो म्यू नॉट अपॉन 4π, ठीक है, ये 2π से कैंसिल, तो नीचे 2r आ रहा है, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2r हो रहा है। इसका मतलब ये और ये जो लिखे हुए ना दोनों लाल डब्बों के अंदर की चीज़ें, ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक है। यहाँ कितना बचा आगे, 16/5√5, तो सर्कल से 16 टाइम्स हो रहा है, 16 टाइम्स दैट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सर्कल से 16 टाइम्स हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑफ द सर्कल, 16/5√5 टाइम्स हो रहा है सर, 16/5√5 टाइम्स दैट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये भी नोट करना है, 16/5√5 टाइम्स दैट ऑफ द सर्कल। अब बेसिकली इसको कैलकुलेट करके रखना है, तो 16/5√5 को भी मैं देख रहा हूँ कैलकुलेशन में आता है 1.43, और इसको बी एट द सेंटर सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल का जितना आता है उससे करीब करीब 1.5 गुना मैग्नेटिक फील्ड आता है। बस इतनी बात ध्यान रख लेना, जो सही चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन मैंने नीचे सर्कल से कंपेयर कराने के लिए किया है। तो ये वाला फॉर्मूला है कि मिड पॉइंट पे इतना मैग्नेटिक फील्ड आता है, मिड पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, और यही करीब करीब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल बनाती। अब एक बार फिर से देखें, ऊपर चलें, यहां देखो, एट द एक्सियल पॉइंट ओ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है 8 म्यू नॉट आई अपॉन 5√5r। हमारा क्या आया, 8 म्यू नॉट आई अपॉन 5√5r, एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स है, वो नहीं लिखा उसने, बस यही का ही आया सेम। और इसको जब कैलकुलेट करा तो ये आया, और ये 1.43 टाइम्स दैट ऑफ द सर्कल है। इट इज 1.43 टाइम्स दैट ऑफ द सर्कल। देखो ये यहाँ पे लिखा 1.43 टाइम्स दैट ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल के मैग्नेटिक फील्ड से 1.5 गुना होता है, जहाँ पे ये सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब ये वाला पॉइंट जो मैंने छोड़ दिया था ये भी क्लियर हो गया होगा, कहाँ पे कितना बनता है। तो ये याद रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये बताओ। अगर उसने पूछा होता कि इसका डायरेक्शन उल्टा होता, इसका सीधा होता, तो यह मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाता, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता। तो ये ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में होगा तो ही जुड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन नोट कर लें, पॉज का बटन दबा के। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई जगह पे देखा मैंने, इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और आता है 90 डिग्री पे कॉइल होती है, वो भी कराता हूँ अभी, वो भी पूछा जाता है। देखो ये दो पैरेलल है ना, वो वाली कॉइल्स जो पूछी जाती है वो ऐसी होती है 90 डिग्री पे, एक जमीन पे पड़ी रहती है और एक स्टैंडिंग वे में रहती है, ठीक है। चलो निकलें फटाफट, पॉज का बटन दबाए, लिख लें। आगे बढ़ा रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाए, लिख लें। फिर आगे बढ़ा रहा हूं मैं, दबाए पॉज का बटन, लिख लें। चलिए पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। यहां तक हेल्महोल्ट्ज कॉइल में था, ठीक है। अब हेल्महोल्ट्ज कॉइल एक बार फिर से समझाऊं।
दो कॉइल्स को आर डिस्टेंस पे रखा जाए, इन कॉइल की रेडियस भी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आता है वो इतना कुछ आ जाता है, ये 8 म्यू नॉट NI बाय 5√5। और इस सिचुएशन को अपन हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या काम आती है, जब हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना होता है तो हम या तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल यूज़ करते हैं या सोलेनॉइड यूज़ करते हैं। सोलेनॉइड अभी आगे आएगा, ठीक है। तो हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल यूज़ करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ऐसा साइंटिस्ट हेल्महोल्ट्ज ने बताया था। अब प्रैक्टिकली दिखती कैसी हो दिखा भी देता हूँ, तो ठीक है। तो ये दिखती कैसी हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल, तो देखें ऐसी दिखती है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ये एक कॉइल है और उसके पीछे दूसरी कॉइल दिख रही होगी, ये वाली। तो ये जो दो कॉइल हैं ये नीचे से दिख रही है, देखो ये। तो ये वाली एक कॉइल पीछे वाली और एक आगे वाली, कितने डिस्टेंस पे, सेंटर टू सेंटर R पे। तो ये जो बीच का है ना, ये पॉइंट, ये इस जगह पे, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जो कि अभी अपन ने कैलकुलेट करा। तो ये काम आती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने की, ठीक। चलिए अब इसके आगे देखें, एक क्वेश्चन और करेंगे अपन। क्वेश्चन ये है कि, एक मिनट, क्वेश्चन ये है कि देयर आर two similar coils of radius small r, ठीक है, in which current is flowing as shown. Find the magnetic field at their common center, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट देयर कॉमन सेंटर। अब देखें, एक कॉइल जो बनाई है उसने, वो कॉइल बनाई है ऐसी, ये जमीन पे पड़ी है। कहाँ पे पड़ी है, जमीन पे। ये एक्स एक्सिस मान लें अपन, ये वाई एक्सिस मान लो। और जो दूसरी कॉइल है वो इस तरीके से है कुछ, यानी ये तो जमीन पे पड़ी है और ये स्टैंडिंग पोजीशन, और इसके अंदर जो करंट है वो ऐसा जा रहा है और दूसरी वाली जो करंट है उसमें ऐसा आ रहा। तो इसका जो कॉमन सेंटर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है यदि रेडियस दोनों की R है तो इट इज कॉइल 1 एंड इट इज कॉइल 2। ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, कुछ भी मान लो, तो जमीन मान लो उसको, और ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। ये वाली जो है ये काय में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसी जमीन पे है। और ये वाली वर्टिकल प्लेन पे। अब बताओ कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कॉइल 1 का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो चूंकि सेंटर पे पूछा है तो सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, जो पिछले टॉपिक में पढ़ा है, तो B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन R, ये आता। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल। अब दूसरा कॉइल के भी तो सेंटर पे ही है, तो दूसरे कॉइल के सेंटर पे ही है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन R। अब ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि लाल वाली कॉइल की बात करें, कौन सी कॉइल की बात करें, लाल वाली कॉइल, ठीक है, लाल कॉइल। तो जो रेड कॉइल है उसमें अगर तुम स्क्रू लगाओगे, तो रेड कॉइल ऐसी पड़ी है, तो तुम अगर उसमें स्क्रू लगाओगे यहाँ ऊपर से देख के, तो उसको जब घुमाओगे तो ये ऐसा घूमेगा, ऐसा, ऐसे, और ऐसे घूमेगा तो ऊपर से देखने पे ये खुलेगा, ऊपर से देखने पे खुलेगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऊपर की तरफ आएगा ऐसा, इसका मतलब ये इधर कहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड।
तो इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल नंबर 1। तो कॉइल नंबर 1 का मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, और कॉइल नंबर 2 ऐसी है, तो इधर से कब लगाओगे तो ये यूं करके ऐसे खुलेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल नंबर 2। ठीक है, यानी लाल वाली का मैग्नेटिक फील्ड नीली लाइन पे, और नीली वाली का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाली B1 लाइन पे आएगा। ज़मीन पे जो पड़ी है उससे ऊपर आएगा, और जो सीधे है उसके ज़मीन पे आएगा। तो जब ये ऐसा होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे आ गए। अगर 90 डिग्री पे आ गए तो एक तरीका तो ये है कि हम उसको आई जे के में नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख दें। तो यदि वेक्टर फॉर्म में उसने नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो तुम पहला वाला लिखोगे, उसमें आई जे के लगा के दूसरा वाला लिख के आई जे के लगा दोगे। तो पहले का मैग्नेटिक फील्ड मैं लिखूँ B1 और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड में लिखूँ B2, जो कि दोनों की वैल्यूज़ तो सेम है। तो लाल वाले को अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूँ और इसको वाई एक्सिस बोल दूँ, तो लाल वाले का तो जे में आ रहा है भाई, वाई एक्सिस पे आ रहा है ना, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, जे होता है, जे कैप। तो जे कैप में आ रहा है, तो ये जो लाल वाली का है इसको तो हम जे कैप डायरेक्शन देंगे। और B2 का मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस तो सभी जानते हैं आई कैप बोलते हैं, तो इसको अपन आई कैप बोलेंगे। तो ऐसा भी लिख के तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से B1 B2 की वैल्यू तो कॉमन ही है, निकाल लें बाहर। तो बाहर निकली तो आ गई μ0/4π 2π NI/r कॉमन, अंदर क्या बचेगा आई कैप प्लस जे कैप। ये भी एक तरीके से आंसर हो सकता है। लेकिन अगर वो बोलता है कि ऐसे में नहीं चाहिए, स्केलर फॉर्म में चाहिए, तो ये हमने जो है ये वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया है। अगर उसका कहना है कि वेक्टर में नहीं चाहिए भाई स्केलर में बताओ, तो स्केलर फॉर्म में भी आंसर निकाल देते हैं। स्केलर फॉर्म में क्या होता है कि इसका और इसका हमको रिजल्टेंट निकालना रहता है, ये रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला सबको पता है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू √B1² + B2² होता है। और चूंकि यहाँ पे B1 B2 बराबर है, तो B² + B² भी हो सकता है, क्योंकि B1 B2 की वैल्यू सेम ही है, दैट विल बी √2 टाइम्स B हो सकता है। इसको सॉल्व कर लिया, और B की वैल्यू यही है, B की वैल्यू यही है, दोनों कॉइल की एक ही जैसी तो है, इसलिए इसका जो है वो रिजल्टेंट आ जाएगा √2 और पूरा उसके आगे का μ0/4π 2π NI/r। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, और नहीं है तो ऐसे ही छोड़ो। ये इसका रिजल्टेंट होगा। और एक अप्रॉक्सीमेटली रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दूसरे का इधर है, तो हमें ये पता है इसका इधर और इसका इधर और दोनों का बराबर है, तो ये आएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 45 डिग्री के एंगल पर। दिस विल बी द बी रिजल्टेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर बराबर वैल्यू रखते हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, स्केलर वेक्टर फॉर्म में ये आंसर है, और स्कॉलर फॉर्म में ये आंसर। ठीक है, और डायरेक्शन बतानी है तो आई जे के में बता दो, और नहीं बतानी तो इस तरीके से 45 डिग्री का लिख के भी बताया जा सकता। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी। पॉज का बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, दबा दें पॉज का बटन। तो आज जो है वो अपन ने 2 कॉइल्स के क्वेश्चन करे, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है, वैसे तो सरल ही है, तुमको आता ही हो जाएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा क्या बताना चाह रहा हूँ। लेकिन चूंकि 2 कॉइल्स की बात चल रही है, तो 2 कॉइल्स वाले सारे ही क्वेश्चन एक साथ हो जाए एक लेक्चर में तो अच्छा है। कोई भी कर देगा इसको क्वेश्चन को। तो एक कॉइल ऐसी है जिसकी रेडियस है R1 और कोएक्सियल कॉइल्स रखी हुई, कोएक्सियल कॉइल रखी हुई दूसरी, ये वाली जिसकी रेडियस है R2। इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, और करंट की वैल्यू I2। इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, और करंट की वैल्यू I1। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो सिंपल है, बड़ी वाली कॉइल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी μ0/4π 2π NI/ उसकी रेडियस, बड़े की रेडियस कितनी है, बड़े की रेडियस R1 है,
तो R1, उसके अंदर करंट कितना है तो उसमें अंदर करंट 1 है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड 1 का बन गया, फर्स्ट वाली का आ गया। अब सेकेंड का जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे छोटी का, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई की जगह I2 अपॉन R की जगह R2। डायरेक्शन निकालो, पहले वाली कॉइल का, बड़ी वाली कॉइल का में करंट जा रहा है इधर, तो उसमें जब तुम स्क्रू लगाओगे तो स्क्रू घूमेगा इधर, इसको इधर घूमेगा तो लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है इसलिए खुलेगा तो डॉट आएगा। दूसरी वाली में जब लगाओगे लाल वाली में, तो लाल वाली में करंट बह रहा है इस साइड, यहाँ पे जब अपन स्क्रू लगाते हैं तो इस साइड घूमता है, इन्हें कसेगा तो इसका आएगा क्रॉस, अपोजिट हो गया, इसका मतलब बी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो माइनस करने से आएगा। अब ज़्यादा कौन सा है, तो देखो जिसकी रेडियस कम होगी ना वो ज़्यादा होगा, यानी ये पावरफुल है क्योंकि ये पास से ही प्रभावित कर रहा है उस पॉइंट को। जो जितनी पास से प्रभावित करेगा, जितने पास से इफेक्ट करेगा, उतना ज़्यादा इस पर असर आएगा। तो छोटा गोला हमेशा ज़्यादा असर देता है बड़े गोले से, तो ये वाला जो है ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड अपन B2 माइनस B1 करेंगे, तो इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI2 अपॉन R2 माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI1 अपॉन R1। कॉमन निकाल लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n कॉमन निकाल लो, तो I2 बाय R2 माइनस I1 बाय R1, ये इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। उसका आंसर फाइनली क्रॉस ही होगा क्योंकि ये पावरफुल था। तो पावरफुल कौन सी थी, छोटी कॉइल थी, और छोटी कॉइल यदि पावरफुल थी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उसी का आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन और हो सकता, इसमें सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा बस, और क्या, ज़्यादा कोई थोड़ी फर्क पड़ना है, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो ये तरीके के दो क्वेश्चन। अब देखो कॉइल के कितने क्वेश्चन हो गए, 1 मिनट अभी नोट कर लेना, उसको मैं थोड़ा एक बार ज़रा फटाफट बता दूँ। कॉइल के कितने क्वेश्चन हो गए, कॉइल का पहला क्वेश्चन हो गया, ये कॉइल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा ये कॉइल और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, तीसरे नंबर पे 2 कॉइल जो कि कहलाती है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड उसका कहाँ पे, सेंटर पे। चौथे नंबर पे एक कॉइल ऐसी, दूसरी कॉइल ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड गया ऐसा। 5वें नंबर पे एक कॉइल ऐसी, दूसरी कॉइल ऐसी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इनके डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, तो दूसरा केस जो है उसके डायरेक्शन बदल के आ जाएगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, इसमें दोनों सेम जाएंगे। तो ये 2 केस मान लो या 1 केस मान लो, तो इस तरीके से 5 अलग अलग क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व करा दिए सारे, तो 2 कॉइल के या सिंगल कॉइल के सारे केस खत्म हो गए। ठीक है, अब आप ये नोट कर लें क्वेश्चन को, अब अपन अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। पॉज दबा दें।